मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं एक महीना देता हूँ कि एक महीने के अंदर अंदर अगर ये जो स्टैंड ऑफ है ये खत्म ना हुआ, फिर चीजें हाथ से निकल जाएंगी। तो ये जो आप नाक नाक के कुक्के वाला एक वो चीज चल रही है, मैं हैरान हुआ कि ना तो उस बंदे की कोई आवाज अच्छी है, ना कोई वो म्यूजिक ऐसा अच्छा है, ना कोई शायरी टॉप की है, लेकिन वो टॉप ट्रेंड पे चला गया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुदरत कोई काम खेल कर रही है। इकोनॉमिस्ट हजारों आर्टिकल छापता है जो कि इससे भी ज्यादा मतलब जिन मानी खेज और बड़े गहरे होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में। कभी ऐसा ट्रेंड नहीं हुआ जैसा कि आप देख रहे हैं अभी। तो ये वो चीजें हैं जिन पे इस बात पर हमें यकीन आ जाना चाहिए कि भी कुदरत भी पाकिस्तान को किसी खास डायरेक्शन में ले जाना चाह रही है। नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है वोट अट्रैक्शन के लिए। अल्टीमेटली वजीर आजम नवाज शरीफ नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, थैंक यू। जनरल साहब, ठंड कोई ज्यादा हो गई है सर? जी ठंड बज़ाहिर ज़्यादा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नीचे नीचे काफ़ी गर्माइश चल रही है और इंशाल्लाह ठंड ख़त्म हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ बैलेंसेस पैदा हो गए हैं, उनका मैं जिक्र कर देता हूँ आपके सामने। कि देखिए कुछ तो अच्छे काम ये हुए हैं कि आपने देखा इमरान खान कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी पार्टी के साथ। ये एक छोटी सी शर्त थी, एक हम कोशिश कर रहे थे कि ये होना चाहिए। उसके अलावा आपने देखा है कि अभी जो इलेक्शन के मामलात हैं उसमें कुछ ना कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। ये मैं बाद में जिक्र करता हूँ कि किस तरीके से ये मामला हुआ है। और उसके बाद आपने देखा कि ख्वातीन को छोड़ दिया गया है। एमपीओ के तहत बहुत सारे लोग हैं जिनको छोड़ दिया गया है। तो ये मैं उन स्टेप्स की बात कर रहा हूँ जो कि कुछ पहले बेबी स्टेप्स से अभी मिडल मिड मिड स्टेप्स किस्म की चीजें हो रही हैं। और पीटीआई की तरफ से भी मैं ये कहूंगा कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हरदा सराई काफी कम हो गई है। कभी कुछ लोग लगे हुए हैं लेकिन शायद अपने तौर पर है। इमरान खान साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है कि अपनी फौज के खिलाफ बात ना करें, बल्कि कुछ कॉर्नर मीटिंग्स में अगर आपने गौर किया हो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगे हैं पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग्स में। तो ये भी आपने ये भी नोट किया होगा कि जब हमारे सिपा सालार गए हैं अमेरिका में, तो हालांकि अमेरिका में बहुत पजीराई है पीटीआई की और वो बहुत जल्द से जुलूस निकाल सकते थे और सारी खटाई में या एक बुरा तासर पैदा कर सकते थे, तो वो नहीं किया। इस तरीके से नहीं हुआ कि लोग निकल आए और कोई बहुत ज्यादा मुजाहरे करें। तो एक तो ये एक बैलेंसिंग फैक्ट मैं समझता हूँ हुआ है। इसके बाद में मैं और जिक्र करता हूँ। दूसरा ये नहीं आपने जनरल देखा साहब, होगा एक कि बात बताते हैं भाई, ये क्या जी जनरल साहब ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ असीम मुनीर साहब ने, कि जब वो अमेरिका के अंदर गए तो खास तौर पर इंस्ट्रक्शन इमरान खान की तरफ से गए कि आपने उनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करना? जी देखिए मेरा ख्याल है कि ये एहसास तो होना चाहिए। मैं एक ऑब्जर्वर के तौर पे जब कह रहा हूँ तो जो लोग ज्यादा इसमें अफेक्टेड हैं उनको तो ये चीज जरूर नजर आई होगी। क्योंकि आप अपने मुल्क में तो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे मुल्कों में तो नहीं कर सकते। या अगर स्पेशल रिक्वेस्ट उन्होंने की है गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट से तो उसका मेल नहीं है। लेकिन मैं तो जो हकीकत है उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इतनी वहां पर फॉलोइंग है पीटीआई की कि अगर वो कोई इस किस्म का काम करते तो कर सकते थे, नहीं किया। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि आप अपने मुल्क के वो जो मामलात हैं बाहर ना लेकर जाएं तो बेहतर है, ये सबके लिए बेहतर है। लेकिन बहरहाल ये तो खैर एक मैंने बात की है। दूसरा जो बैलेंसिंग फैक्टर वो ये है कि हमारी जो हायर जुडिशरी है उसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बैलेंस कर रहे हैं जो कि कोताहियां हो रही हैं या जो गड़बड़ हो रही है लोअर जुडिशरी पर की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपके नाजरीन भी सब कुछ देख रहे हैं, आप भी सब कुछ देख रहे हैं कि मैं किस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये एक और बैलेंस पैदा हो गया है कि हायर जुडिशरी के नॉट ऑल बट मेजॉरिटी एलिमेंट्स जो हैं वो इसको इस चीज को बैलेंस आउट कर रहे हैं कि जो नीचे से मामलात गलत हो रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि एक तरफ एक टूटी फूटी डिसऑर्गेनाइज्ड जमात है जिसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ कुछ ऑर्गेनाइज्ड जमातें हैं जिनकी फॉलोइंग कोई नहीं है। अब ये भी एक बैलेंस पैदा हो गया कि काफी है जो मैंने कह दिया है कि एक जमात को तोड़ फोड़ के बिल्कुल उसकी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह होता है बाला कर दिया, लेकिन इतनी ज्यादा उनकी फॉलोइंग है कि वो एक फोर्स इन रिकग्निशन है। और दूसरी तरफ बहुत ही ऑर्गेनाइज जमातें पुरानी जमातें, लेकिन वो लोग जब उनका माजी देखते हैं और कुछ करते हैं तो उनकी फॉलोइंग कोई नहीं है।
या कंपैरेटिवली बहुत कम है, ये एक और बैलेंस पैदा हो गया। अब सूरत हाल ऐसी है मेरी नज़र में, ये आइडियल टाइम है बातचीत करने का और अपनी अपनी गलतियां मानने का और मुल्क की खातर, मुल्क की अवाम की खातर आगे चलने का। अब देखते हैं कि किसी के ज़हन में ये बात बैठती है जो मैंने कही है, क्या वो इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं और आगे चलने को तैयार हैं या नहीं है। ये अच्छा जी जनरल साहब, चलें, ये तो सारी हो गई हाइलाइट्स जो आपने बता दी कि इन ये सारी चीजें ना हम आपसे समझने की कोशिश, ये सारे जो बैलेंसिंग फैक्टर्स आपने जी बताएं इनको ना हम समझें। पहले ये बताएं कि जो आपने पहली चीज बताई कि जो इमरान खान जेल के अंदर से अपने पार्टी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ज़ाहिर अहकाम थे जहां पर बल्कि लाहौर हाईकोर्ट के, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, जिन्होंने बैरिस्टर गोहर साहब को कहा कि आप इजाजत दें कि आप खान साहब से मुलाकातें कर सकते हैं। आपने ये कहा कि हमने भी कोशिश की, तो आप लोगों ने भी कोशिश की अहम तरीन क्वार्टर्स में कि इमरान खान को कम्युनिकेट करने दिया जाए? जी, देखिए, अगर आपको याद हो कि आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये जी कहा था कि एक तो इमरान खान साहब को इजाज़त दी जाए कि वो कम्युनिकेट करें अपने लोगों से। दूसरा ये कि जिस भी टूटी फूटी हालत में है पीटीआई, उनको इजाज़त दी जाए इंतखाबात में हिस्सा लेने की और अपना निशान रख कर वो आगे चले। निशान के मुतालिक भी मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अल्टीमेटली मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि यही होगा कि बल्ले का निशान मिलेगा पीटीआई को और उसकी उसकी बुनियाद पे इंतखाबात होंगे। अलबत्ता एक बात मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, आप बाद में और सवाल कर सकते हैं कि जो हुकूमत वक्त है उनको दो चीज़ों को कंपेयर करना होगा। एक ये कि अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाएं, जिसकी कि आपने सुन ली होगी, बाज़ इधर उधर से आने लगी हैं, हत्ता कि एक प्रॉपर जमात ने इसकी हमायत भी कर दी है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और अगर आज के बाद जितनी तोड़ फोड़ हो गई, इसके बाद इंतखाबात होने दें सही तरीके से, आगे काउंटिंग में या ड्यूरिंग पोलिंग कोई गड़बड़ ना करें, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और अगर हैवी रिगिंग जैसे कि अभी तक जो इंजीनियरिंग हुई है इसको जारी रखें, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि आज भी अगर बात जी को यहीं पे खत्म कर दिया जाए जहां तक हम जी। पहुंचे हुए हैं, इसके बाद इसके आगे जो है ना कोई मजीद रुकावटें पैदा नहीं की जाए, तो फिर भी मुल्क जो है किसी ना किसी तरीके से आगे चल पड़ेगा। आपने हमारे इंटरव्यू में सर एक और बात की थी कि अगर आसिम मुनीर साहब चाहें या इमरान खान साहब चाहें तो वो दोनों के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकता है, तो आपकी दरखास्त कहीं पर सुनी गई? ये देखें, बात ये कि जब मैं ये देखता हूँ कि चूंकि इमरान खान को कम्युनिकेट करने दिया जा रहा है, जो उनके कागजात काफ़ी सारे लोगों के अप्रूव हो गए हैं, और जब मैं ये देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे पीटीआई की तरफ से हर्जा सराई कम हो गई है और पाक फौज की जो ओपन कुछ लोग मुखालफत करते थे उसके बजाय पाक फौज के हक में नारे लगने लग गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ हमारे कहने के असरात दोनों तरफ हुए हैं। द इकोनॉमिस्ट के अंदर इमरान खान का आर्टिकल, और वो अभी भी ग्लोबल ट्रेंड बना हुआ है, दुनिया सारी पढ़ रही है, देख रही है। खान अभी भी अपने उस स्टांस के ऊपर कायम है कि मेरी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई, और फिर इसकी तस्दीक जुबैर साहब भी कर चुके हैं जिन्होंने कॉलम जावेद चौधरी साहब के जरिए लिखवाया है। ये जो आर्टिकल था इमरान खान का द इकोनॉमिस्ट के अंदर, इसका इंपैक्ट क्या है? देखें, सिर्फ इस आर्टिकल की बात ही नहीं, कुछ एक चीज़ है जिस पे गौर करना चाहिए आपको, मुझे, हुकूमत को, तमाम अदारों को। और वो ये सोचने की बात है कि देखें, आपने इमरान खान को के खिलाफ मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आए, मुख्तलिफ आपने उन पर इल्ज़ामात लगाए, दुरुस्त हैं, तो ये उनके मैं अभी नहीं जाता डिटेल में। आपने उनका कद छोटा करने की कोशिश की, आपने जो कुछ करना था किया, हर अटेम्प्ट के बाद ऊपर चलते हैं। अभी ये जो आप नाक नाक के कुके वाला एक वो चीज़ चल रही है, मैं हैरान हुआ कि ना तो उस बंदे की कोई आवाज़ अच्छी है, ना कोई वो म्यूजिक ऐसा अच्छा है, ना कोई शायरी टॉप की है, लेकिन वो टॉप ट्रेंड पे चला गया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुदरत कोई काम खेल कर रही है। ये जो एक इकोनॉमिस्ट वाला आर्टिकल है, इकोनॉमिस्ट हजारों आर्टिकल छापता है जो कि इससे भी ज्यादा, मतलब जिन मानी खेज और बड़े गहरे होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में। कभी ऐसा ट्रेंड नहीं हुआ जैसा कि आप देख रहे हैं अभी। तो ये वो चीजें हैं जिन पे इस बात पर हमें यकीन आ जाना चाहिए कि भी कुदरत भी पाकिस्तान को किसी खास डायरेक्शन में ले जाना चाह रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो डेफिनेटली इमरान खान को वजीर आजम बनाना चाह रही है, लेकिन एक जो अवाम की एक रॉ है, अवाम का जो एक तखय्युल है, उसकी डायरेक्शन में पाकिस्तान को लेके जाना चाह रही है कुदरत। इसका इदराक सबको कर लेना चाहिए। और अभी मुकाबला करने के बजाय, जैसे मैंने कहा कि ऐसी बैलेंसिंग सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि जब ये बैलेंस खराब हुआ ना, मिसाल के तौर पे अगर पावर
ने अवाम को ओवरटेक कर लिया या अवाम ने पावर को नीचा दिखा दिया, फिर कोई दूसरे की बात नहीं मानेगा। आज मैं समझता हूँ कि मौका है कि दोनों साइडें एक दूसरे की बात मान सकती हैं, और मेरे ये इल्तिजा है कि पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की अवाम की खातिर छोड़ दें ये सारी जिद और आगे चलें। जो कुछ आज तक हो चुका यहाँ पर लाइन लगा दें, और आज के बाद मुनसिफाना इंतखाबात की तरफ चलें, और दूसरी तरफ आज के बाद इल्ज़ामात लगाना बंद करें। ये बात आप याद रखें, ये मैं आपके प्रोग्राम में 100 दफ़ा कह चुका हूँ कि अफवाज पाकिस्तान हमारे ऊपर एक छत की तरह है। इसके अंदर सुराख करने से हमें नुकसान के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। और अफवाज अफवाज पाकिस्तान कुछ अफराद का नाम नहीं है, कुछ लोगों का नाम नहीं है, ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पीछे हिस्ट्री है, जिसके अंदर जज्बे हैं जो अवाम के साथ जुड़े हुए हैं। अवाम और फौज अलग होकर ना अवाम कुछ हासिल कर पाएंगे, ना फौज कुछ हासिल कर पाएगी। इनका जुड़ के चलना आगे बहुत जरूरी है, और जुड़ के चलने का एक ही तरीका है कि जो अवाम की ओवरवेलमिंग राय है उसकी तौकीर की जाए, उसकी इज्जत की जाए, और उसके मुताबिक चीजों को आगे चलाया जाए। अब जनरल साहब थोड़ा सा समझाइएगा मुझे। एक तो बैलेंसिंग एक्ट थोड़ा सा कहीं दिखा है, वो ये है कि इमरान खान का आर्टिकल आ जाता है, खान अगेन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बातचीत करता है। दूसरी तरफ अचानक से 9 मई की डॉक्यूमेंट्रीज दोबारा से सरफेस होती हैं, पीटीवी पर चलती हैं, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर चलती हैं। और फिर 9 मई के हवाले से एक और निगरान सेटअप, जिनका मैंडेट ही नहीं है, लेकिन निगरान सेटअप एक दोबारा से वो कहते हैं कि हमने इसको इसको इंक्वायर करना है, इसको जांचना है। ये कहां से, ये डॉक्यूमेंट्रीज कहां से आई, ये वीडियोस दोबारा से कहां से आई, ये सारा मामला किधर से हो? देखिए, जहां से आ रही है वो तो हमें पता है। ऐसी बातें करने का फायदा कोई नहीं है जिसमें मैं ऐसी बात करूं जो कि वेल नोन है टू एवरीवन। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये अभी थ्रेशोल्ड पर हम पहुंचे हुए हैं। ये जो नया शुरू हुआ है मामला, इसमें तीन चीजें हैं। एक तो ये इम्पैक्ट ऑफ इमरान खान आर्टिकल, दूसरा ये जो दोबारा ऑनस्लॉट शुरू हुआ है। 9 के बारे में बिल्कुल क्लियर स्टांस है, और आप भी मेरी हमेशा तारीफ करते हैं कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, आग लगाई है, इस तरीके से फिजिकल हमले किए हैं, वो उनको क्यों नहीं यार, अभी तक क्यों उनको रखा हुआ है? उनके क्यों आप मुकदमे चलाकर उनको सजाएं देके फारग करें, और जिनको फालतू पकड़ा हुआ है उनको छोड़े। उसके बाद ये है कि और इधर से पीटीआई को चाहिए और जितने भी इनके नौजवान हैं कि फौज के खिलाफ वर्दासराई खत्म करें। फौज एक इंस्टीट्यूशन है। फौज की पॉलिसीज के खिलाफ मैं भी बात करता हूँ आपके सामने। पॉलिसीज के खिलाफ बात करना अलग बात है। जैसे जजेस की जब आ जाती है कोई फैसले, उनके खिलाफ भी हम बात करते हैं। जजेस के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, पूरी उसके खिलाफ बात नहीं हो सकती। तो मैं इसी थ्रेशोल्ड की बात कर रहा हूँ कि अब ये बंद करें। ये जो सिलसिला, इसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो जिसका आपने जिक्र किया है कि ये अभी नहीं होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। और अगर ये बंद अभी ना हुआ तो मेरी एक आज जाना सी प्रिडिक्शन है कि फिर ये, मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं 1 महीना देता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर ये जो स्टैंड ऑफ है ये खत्म ना हुआ, फिर चीजें हाथ से निकल जाएंगी। तो अभी भी आपके हाथ में है, और हाथ में जब मैं कहता हूं तो नहीं, दोनों ये साइडों ये से करना चीजें पड़ेगा। चीजें हाथ से निकल जाएंगी से क्या मुराद है? ये 1 महीने के अंदर तो इंतखाबात होना है, तो चीजें हाथ से निकल कर फिर किधर जाएंगी? देखें, फिर ऐसे ही है ना कि फिर इंतखाबात या तो हो नहीं पाएंगे, अगर होंगे तो वो किसी काम के नहीं होंगे, उनकी कोई तौकीर नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि इंतखाबात को आज भी अगर आपने कोई इज्जत देनी है, वोट को कोई इज्जत देनी है, जो कि सभी कहते हैं कि दी जाए, उसका तरीका ये है कि आज तक जो कुछ हो चुका, जो कि बहुत हो चुका है, आज तक जो हो चुका, इसके बाद मेहरबानी करके आप ये बंद कर दें। और अगर ये आज भी लाइन लगा दे, ये मेरा दावा है, अगर आज भी लाइन लगा दे कि इसके बाद पीछे वाला सारा, दोनों साइडें एक दूसरे को माफी तलाफी दें, आज के बाद इंतखाबात कर दें। और एक छोटी सी मैं अर्ज कर दूं, वो मैं जरूर, क्योंकि हम सब के जानते हैं जितनी अहलियत है तमाम पार्टियों की, वो एक मिलजुल कर मशावरती 3 मशावरती ग्रुप कायम करें। नंबर 1 मशावरती ग्रुप करें इकोनॉमी का, जिसमें हमारे जो मुल्क के टॉप के इकोनॉमिस्ट हैं 8-10, वो एक अपना ग्रुप उनका बना लें जो इकोनॉमी के बारे में आपको मशवरे दें। दूसरा आप इकोनॉमी, अब दूसरा ग्रुप जो है वो फॉरेन पॉलिसी का बनाएं, जिसमें आपके स्टॉल वॉर्ड्स जो हैं फॉरेन पॉलिसी के, रिटायर्ड एंड सर्विंग, उनको लेके अपनी फॉरेन पॉलिसी आप इस्तवार करें। तीसरा आप सिक्योरिटी का ग्रुप बनाएं, जो आपके सिक्योरिटी के एनालिस्ट हैं पुराने और जो हाजिर सर्विस हैं, एक बनाए। जब तक आप ये क्योंकि आप तीनों चीजों में गलत जा रहे हैं। आप चूंकि आपको ये समझ नहीं आ रही कि जिस तरीके से अवाम और फौज अलग नहीं हो सकते, इसी जी। तरीके से इकोनॉमी और पॉलिटिक्स अलग नहीं हो सकती।
पॉलिटिक्स को एक तरफ रखकर आप इकोनॉमी को आगे नहीं चला सकते, और वो अभी नजर आ रहा है कि नहीं चल रही। तो ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को मिला के आगे चलाना पड़ेगा, फौज और अवाम को मिला के आगे चलाना पड़ेगा, 3 मुशावरत ग्रुप बनाने पड़ेंगे, आज के बाद हर चीज को कट करना पड़ेगा, आज के बाद इंसाफ के साथ आगे चलना पड़ेगा अगर मुल्क को बचाना है आपने। सर ये जो सेनेट के अंदर करारदाद आई है, ये जो बाप पार्टी के लोग लेकर आएंगे, जाहिर है ये आम मामला नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई सोच होती है, फिक्र होती है। ये क्या मामला था? ये क्या ग्राउंड टेस्ट करने की कुछ कोशिश की गई है? ये किधर से आई अचानक? ये मेरा ख्याल है कि जिसके जैसे होता है ना कि आप जब किसी ब्लाइंड एली में चले जाते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती कि क्या किया जाए, आप तरह तरह के हरबे कोशिश करते हैं। तो ये हुकूमत की ये कोशिश जो है, ये अगर थी, क्योंकि लगता खुद ब खुद तो नहीं होना हो सकती थी ये, इसमें एक इंटरेस्ट तो खैर सेनेटर्स का ये होता है, आपको पता है कि अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो सेनेटर जारी अपना उनका नौकरी चलती रहेगी, उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। फिर एक एक बड़ी सियासी पार्टी ने, इस्लामी सियासी पार्टी ने हमायत का ऐलान कर दिया है, आपको पता है मौलाना फजल रहमान ने उसकी हमायत मौलाना का फजल ऐलान कर रहमान। दिया है जी। तो ये तो मैं तो समझता था कि एक कप में स्टॉर्म इन द कप है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम हैं बिल्कुल क्लियर है, और सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट साफ ज़ाहिर है कि इंसाफ देने वाला इदारा है, और जितनी भी पार्टीज हैं वो बज़ाहिर बज़ाहिर ये कह रही हैं कि जी हम नहीं चाहते पोस्टपोनमेंट, हालांकि हमें अंदाजा है कि जो सर्वे आ रहे हैं उसके हिसाब से कौन चाह रहा होगा कि पोस्टपोन हो जाए। मैं तो बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ, मैं तो इस चीज़ का दाई हूँ, और ये बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास अभी भी आखिरी 2 महीने हैं, आपके पास आखिरी वो लम्हात हैं जिसमें आप करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, और खुदारा करेक्शन अप्लाई कर दें। और मैं ये सबको कह रहा हूँ, मैं किसी एक की तरफ इशारा नहीं कर रहा। सर जनरल साहब, एक चीज कम से कम मेरे जैसे एक तालिब इल्म को समझा दें सर, एस्टेब्लिशमेंट सोचते कैसे हैं? यानी उनका जो 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 थिंकिंग प्रोसेस होता है या जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है वो कैसे होती है? कोई डेटा दिखा जाता है, सर्वेस देखे जाते हैं, अपनी जाती थिंकिंग होती है, कोई किसी के साथ मशवरा किया जाता है, तो एस्टेब्लिशमेंट सोचती कैसे? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के सोचने के तो एक एक है, बल्कि मैं इसको यूं आपके सवाल को अगर मैं रीफ्रेज करूं कि एस्टेब्लिशमेंट को सोचना कैसे चाहिए, और फिर बाद औक़ात वो जैसे सोचना चाहिए वो वैसे क्यों नहीं सोचती, ये जी। सवाल सही बनता है। जी। एस्टेब्लिशमेंट में जो सोचने का तरीका है, या जो एनालिसिस का तरीका है, जो डिसीजन मेकिंग का तरीका है, वो बहुत लेट डाउन है, बहुत एलेबोरेट है, बशर्ते कि हम्म। उसके ऊपर अमल किया जाए। बाकायदा इदारे हैं जो आपको इनपुट देते हैं, बहस होती है और सब कुछ होता है, लेकिन उसके लिए एक ऐसा माहौल ज़रूरी है जिसमें कि एक दूसरे की बात सुनी जाए, और कोई डिसीजन लेने से पहले लॉजिक को देखा जाए, ग्राउंड सिचुएशन को देखा जाए। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त ऐसा हो रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, जैसे कि जब मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, बांग्लादेश जो बना हुआ है, कि वो अंडर द ऑ ऑफ समबडी या अंडर द प्रेशर ऑफ समबडी बाकी लोग खामोश हो जाते हैं, या अपना सही इनपुट नहीं दे पाते, या अगर देते हैं तो वो उसकी ज़रा हल्का होता है वजन, उसमें उसकी वजह से ऐसी खराबियां होती हैं। नॉर्मली इस्टेब्लिशमेंट की सोच का तरीका बहुत अच्छा है अगर उसके ऊपर अमल किया जाए तो। वैसे मैं अनकरीब एक आर्टिकल लिखने वाला हूँ जिसमें मैं ऐसे रिफॉर्म्स तजवीज़ करूंगा फोर्सेस के लिए, ताकि जो हमें नज़र आ रहा है कि उसमें जिस तरीके से पॉलिटिक्स इंग्रेस कर जाती है और वो पोलिटिसाइज हो जाते हैं, उसके जो क्या तरीके अपनाए जाएं कि ऐसा आइंदा ना हो, मैं इस पर इंशाल्लाह जल्दी लिखने वाला हूँ। जनरल साहब, जो 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, इमरान खान के हवाले से कोई चांस है कि खान खुद भी कॉन्टेस्ट कर सके? कोई चांस नहीं है मेरे ख्याल में, इसका तो कोई इम्कान नहीं है। बल्कि अगर बल्ले के निशान पर पीटीआई कंटेस्ट कर सके तो ये आप समझें कि बहुत बड़ी रिलीफ होगी पीटीआई के लिए, और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ऐसा ही होने जा रहा है अगर इंतखाबात हुए तो, और जो कि मैं चाह रहा हूँ कि होने होने चाहिए। और ये भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंतखाबात का फ़ायदा तब है जबकि मेरी ये बात मानी जाए जो मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद लाइन लगाकर मजीद तोड़ फोड़ बंद की जाए, मजीद इंजीनियरिंग बंद की जाए, मजीद जो है ना एक पार्टी के लोगों को खराब करने का जो मामला है उसको खत्म किया जाए। सर ये इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, वैसे आपको आपको क्या महसूस हो रहा है? देखिए, मैंने तो ये कहा है कि अगर तो 3 मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं कि एक तो ये तरीका है कि ऐसी चीज़ें चलती जाएँ, आप किसी न किसी तरीके से इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती जाएँ, जैसे अभी इंटरिम गवर्नमेंट
के ज़माने में हो रहा है, उसका भी कोई नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए फिर ये पूछा जा सकता है कि फिर इंतखाबात ना हो तो उसके बड़े संगीन नतायज है। बाहर के मुल्कों में आपकी स्टैंडिंग, अंदर आपकी स्टैंडिंग, बड़ा इसका मसला है। तो हल एक ही है जो कि दरमियाना है, और जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम भी बहुत कम रह गया, कि जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इस तोड़ फोड़ को जो हो चुकी सो हो चुकी, आगे आप मुनसफाना इंतखाबात करा दें, फिर भी आपकी मईशत भी बच जाएगी, आपकी सियासत भी बच जाएगी। अगर इंतखाबात का की तरफ रवैया इंटरिम गवर्नमेंट का यही रहा, या कुछ और जो पार्टियों का यही रहा, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, मजीद खराबी होगी। और अगर इंतखाबात ना हुए, कोई फायदा नहीं होगा, मजीद खराबी होगी। सर, नवाज शरीफ वाकईतन लाडला है या ये एक ट्रैप है? देखिए जी, मैं तो अपना सिर्फ तजजिया पेश कर सकता हूँ। मेरा अंदाजा ये है कि नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है वोट अट्रैक्शन के लिए। अल्टीमेटली वजीर आजम नवाज शरीफ नहीं होंगे, उनकी पार्टी का कोई और शख्स हो सकता है। कोई और शख्स आ रहा है, पीछे शहबाज शरीफ साहब भी बचे। बात शहबाज शरीफ साहब तो बहुत बहुत अच्छे हैं। तो ये नून लीग के अंदर ये उन्हें समझ है, ये उन्हें पता है कि मियां साहब सिर्फ सामने लाए गए हैं इस दफा दिखाने के लिए। नून लीग एक मंजी हुई सियासी जमात है, उनको क्यों इस बात का नहीं पता होगा। देखें, बात यह है कि नून लीग को चाहिए कि वो ये रिक्वेस्ट करे कि हमें बिल्कुल प्रेशराइज ना किया जाए कि हम किसको टिकट दें, किसको ना टिकट दें, हमें अपने तरीके से टिकट देने दें। जी। और पीटीआई को ये आज़ादी दे दी जाए कि जो तो टूट फूट हो गई सो होगी, अब आप इलेक्शन लड़ें, बल्ले के निशान पे लड़ें। और पीपल पार्टी तो पहले ही कह रही है कि हमें आप इलेक्शन में जाने दें, क्योंकि पीपल पार्टी को अच्छी तरह मालूम है कि उनकी स्टैंडिंग स्वाय सिंध के और जिन जगहों पे जो भी है। तो अगर ये तीन काम हो जाएं एकदम, तमाम प्रेशर रिलीज कर दिए जाए, पीटीआई के ऊपर भी, पीएमएलएन के ऊपर भी। आपको पता होना चाहिए कि पीएमएलएन के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, और वो अंदर से बड़ा वहां से रेजिस्टेंस आ रही है कि जी हम उन लोगों को क्यों टिकटें दें जो ना कभी हमारा हिस्सा थे, और हमें पता है कि उन्होंने हारना है। उसके बावजूद अगर उनको टिकटें दिलवाई गई तो वो फिर किधर जाएंगे, मारे मारे फिरेंगे। वो बड़ी अच्छी जमात है, वो उनमें अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैं समझता हूं कि जो मैं बात कह रहा हूं, पीएमएलएन को उसकी तायद करनी चाहिए। तायद करनी चाहिए। आखिरी दो सवाल जनरल साहब, एक ये बता दें कि आपकी तज्जिया क्या है, आपकी सोच क्या है, या जो हालात को आप फोर्सी कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, इलेक्शंस के फौरी बाद या इलेक्शंस के बाद कुछ महीनों तक क्या इमरान खान साहब को रिलीज कर दिया जाएगा? लेकिन जी वो तो डिपेंड करता है कि जो भी हुकूमत आती है वो कोई आज़ादाना पॉलिसी लेकर आगे चलने की अहल है या नहीं है। फिलहाल तो ये बात बहुत मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि ये तो नजर आ रहा है कि किसी भी तरीके से पीटीआई की हुकूमत शायद बनने ना दी जाए। जबकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस बात को अगर छोड़ भी दिया जाए, शायद वो हुकूमत ना बना सकें, लेकिन अगर आज के बाद इस बात को छोड़ भी दिया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। तो मेरा अपना ख्याल ये कि जब बात प्योरली सियासतदानों के पास आएगी, गो के ठीक है इंटरिम हुकूमत में सब कोई सियासत के लोग होंगे, लेकिन उनको इतनी सियासत की सूझबूझ नहीं है। जब प्योरली सियासतदान आएंगे, वो इस बात को समझते हैं कि लोगों को माइनस करने से पार्टियां खत्म नहीं होती। वो खुद भी उन्होंने इस तजर्बे से गुजरे हैं। और अगर वो ये फैसला करें कि इस दायरों के सफर से हमें निकलना है, और ये जो बदला लेने की सियासत है इससे हमें निकलना है, हमें अवाम का सोचना है, मुल्क का सोचना है, तो शायद इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। अदरवाइज तो फिलहाल तो कोई ऐसे कराए नहीं लेकिन है। जनरल साहब, इमरान खान का फैसला सियासी जमातें थोड़ी ही करेंगी सर, वो तो कहीं और से होगा। तो जब आप ये कह रहे हैं तो मेरे मुंह से निकलवाने की क्या जरूरत सर, ये जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, इनका क्या कॉन्टेक्ट है? है। अल्लाह करे कि देखें, बात ये है कि चूंकि पहली दफा ये चीजें आ रही हैं ओपन मीडिया पे, जो कि एक अच्छा फैसला है मैं समझता हूँ। लेकिन इस फैसले के नतीजे में एक्सपोजर बहुत हुआ है हमारे जुडिशरी का। उनके अंदाज गुफ्तगू, उनका किसी को झिड़कना, किसी की किसी तरफ झुकाव, ये नजर आने लगा है, जो कि एक अच्छा शगुन नहीं है जुडिशरी के लिए। तो मैं चाहता हूं कि ये जारी रहना चाहिए, ये ओपन ट्रायल जो है और मीडिया पर दिखाने वाली बात। लेकिन जुडिशरी को चाहिए कि ओवरऑल अपना जो रवैया है वो उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आए, उससे सीखें। और ये जो एक उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, इसका फायदा तभी उनको होगा, और तभी अवाम को होगा, तभी मुल्क को होगा, कि सब इससे सीखें। अगर कोई ये कहे कि सीखना सिर्फ आपने और मैंने नहीं है,
तो ये बात तो दुरुस्त नहीं है। सभी को सीखना है, सभी को मिलकर आगे चलना है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।